हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे चैप्टर 16 लक्ष्मीकांत का आपातकालीन प्रावधान। आपके लिए एक नई खबर ये है कि इस लेक्चर के साथ साथ आपको इसी लेक्चर के टॉप 20 वन लाइनर भी आज से मिला करेंगे। तो आप इस लेक्चर को देखिए, इसके बाद में आप टॉप 20 वन लाइनर देखिए, जिससे आपकी जो भी एग्ज़ाम की तैयारी है वनडे या पीसीएस या यूपीएससी वो पूरी हो जाएगी। तो एक मेरा ये नया इनिशिएटिव है आपसे जुड़ने का। सो प्लीज़ इस इनिशिएटिव को आप अपना भरपूर सहयोग दीजिएगा, यही मेरी आपसे आशा है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपातकालीन प्रावधानों का जिक्र संविधान के भाग 18 में और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। और ये आपातकालीन प्रावधान जो हैं वो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी के ही संविधान में कहा गया है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, और उसी से ये आपातकाल के प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार का आपातकाल लागू हो सकता है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राज्य आपातकाल और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू किया जा सकता है। सशस्त्र विद्रोह 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से जोड़ा गया था। उसके पहले इसकी जगह पे था आंतरिक गड़बड़ी। तो आंतरिक गड़बड़ी को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से हटा दिया गया और उसकी जगह पे सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया, क्योंकि 1975 में आपातकाल लागू हुआ था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, और वो आंतरिक अशांति के आधार पर लागू किया गया था। और उसमें आपने देखा ही होगा या सुना होगा आपने घर के बड़े बूढ़ों से कि किस प्रकार से मूल अधिकारों का दमन किया गया था। तो आंतरिक आधार पे जो आपातकाल 1975 में लागू किया गया था उसको समाप्त कर दिया गया जनता सरकार के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, और उसकी जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। राज्य आपातकाल राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर लागू होता है, और वित्तीय स्थायित्व या साख को जब खतरा होता है तब वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लागू होता है। देखिए, जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लागू किया जाता है। राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग पे राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। पहले क्या होता था, पूरे इंडिया पे ही आपको राष्ट्रीय आपातकाल लागू होना पड़ता था। अब क्या हुआ, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आप किसी विशेष भाग तक भी इस राष्ट्रीय आपातकाल को सीमित कर दिया गया। सो ये याद रखेगा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से राष्ट्रपति संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है। ये आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बाद ही लागू किया जाएगा। तो किसकी लिखित सिफारिश के बाद में? मंत्रिमंडल की। और ये प्रावधान जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से। सो इसे भी याद रखेगा कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे मंत्रिमंडल क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? देखिए, एक होती है मंत्रिपरिषद, उसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं, और उन मंत्रियों में से जो सर्वोच्च मंत्री होते हैं जिनकी अधिक साख होती है सरकार में, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वही मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। कभी कभार मंत्रिमंडल की बैठकों में अन्य सदस्यों को भी बुला लिया जाता है जो कि कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं वो भी, लेकिन ये जान लीजिएगा मंत्रिमंडल मेनली कैबिनेट मंत्रियों से बनता है। फिर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इस आपातकाल की न्यायिक समीक्षा करने का भी प्रावधान जोड़ दिया गया। पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब न्यायालय 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा भी कर सकता है। और इसको और पुख्ता किया सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स वाद में, जिसमें उसने कहा कि अगर असंवैधानिक आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाएगा तब उसे असंवैधानिक करार दिया जा सकता है, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है तब उसका अनुसमर्थन चाहिए होता है संसद के माध्यम से, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के माध्यम से। इसका
जो समर्थन है वो सदनों से, दोनों सदनों से 1 माह के भीतर प्राप्त करना होता है सरकार को। पहले यह जो सीमा थी वो 2 माह थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इस सीमा को 1 माह कर दिया गया है। तो अभी 1 माह के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा है उसको दोनों सदनों से पास कराना होता है सरकार को। और जब ये अनुमोदन हो जाते हैं दोनों सदनों से इस उद्घोषणा के, तब यह 6 माह तक जारी रह सकती है। अर्थात जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो एक बार में 6 माह तक जारी रह सकता है और राष्ट्रपति के आदेश पे इसको समाप्त भी किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा भी राष्ट्रपति करता है, उसको समाप्त भी राष्ट्रपति ही करता है। अब देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। तो राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव केंद्र व राज्य संबंधों पर व्यापक रूप से पड़ते हैं और उसके कार्यपालिकीय संबंध केंद्र व राज्य के बीच में, विधायी संबंध और वित्तीय संबंध जो हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। अब इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमने केंद्र राज्य संबंध में ये तीनों प्रभाव देखे हैं। तो आप जाइए उस लेक्चर में और देखिए जाके कार्यपालिकीय प्रभाव, विधायी प्रभाव और वित्तीय प्रभाव केंद्र राज्य संबंधों पर क्या पड़ते हैं आपातकाल के दौरान। दूसरा प्रभाव पड़ता है लोकसभा व राज्य विधानसभा पे। लोकसभा सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करती है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है तब उसका कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकता है और इसी प्रकार से विधानसभा के भी कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तब। अब तीसरा प्रभाव देखते हैं मौलिक अधिकारों पर। तो फंडामेंटल राइट्स पे क्या प्रभाव पड़ता है राष्ट्रीय आपातकाल का। तो आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इत्यादि स्वतंत्रताएं हैं उसको निलंबित किया जा सकता है। आर्टिकल 19 को आर्टिकल 358 के आधार पर निलंबित किया जा सकता है। लेकिन ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो बाह्य आक्रमण या युद्ध के आधार पर लागू होना चाहिए। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है तब आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होगा। ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से जोड़ा गया था। सो राष्ट्रीय आपातकाल को युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर लागू किया गया है तब आर्टिकल 19 निलंबित होगा। अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया गया है तो आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होगा। और आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह ऐसा आदेश निकाले जिससे वह अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से इस पर एक सीमा लगा दी गई है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी को निलंबित कर सकता है। तो आर्टिकल 20 और 21 राष्ट्रीय आपातकाल के आधार पर निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू किया गया है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। 1962 और 1971 में बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू किया गया था और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लागू किया गया था। फिर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से आंतरिक अशांति शब्द हटा दिया गया और उसकी जगह पे सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। अब इसी का पार्ट 2 देखते हैं, राष्ट्रपति शासन। राज्यों में राष्ट्रपति शासन, इसको राज्य आपातकाल भी कह दिया जाता है। तो आर्टिकल 355 के तहत राज्य सरकार पे यह दायित्व होता है कि वह केंद्र या संविधान के अनुसार कार्य करे। और आर्टिकल 356 राज्य का संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है तब लगाया जा सकता है। तो अगर राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होता है तब आर्टिकल 356 के तहत राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो किन 2 आधारों पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। पहला आधार 356 में ही है, संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर, और दूसरा केंद्र के निर्देश का पालन या प्रभावी कार्य करने में असफल होने पर आर्टिकल 365 के तहत। अब देखते हैं अनुमोदन तथा समयावधि। उद्घोषणा के 2 माह के भीतर ही
दोनों सदनों में इसे पास होना जरूरी होता है, संसद के लोकसभा व राज्यसभा में, और यह 6 माह तक अस्तित्व में रहता है अगर एक बार पास हो जाए तब। अधिकतम यह 3 वर्ष तक प्रभाव में रह सकता है, माह की जगह पे यहाँ पे वर्ष कर लीजिएगा। 3 साल तक प्रभाव में रह सकता है और इसे सामान्य बहुमत के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा है उसको विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। तो ये डिफरेंस का पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। उसे विशेष बहुमत के माध्यम से पास होना जरूरी होता है, और ये भी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था राष्ट्रीय आपातकाल वाले खंड में। लेकिन राष्ट्रपति शासन को सामान्य बहुमत द्वारा ही पारित होना होता है। अब ये जो अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन को, उसके लिए 2 आधारों का होना आवश्यक होता है, जो कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से जोड़े गए थे। पहला ये कि पूरे भारत में या पूरे राज्य या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, सो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तब। और दूसरा जो है वो ये कि चुनाव आयोग चुनाव करने में असमर्थ हो, तब राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। सो ये 2 कंडीशंस हैं, इनको याद रखिएगा कि पूरे भारत में या राज्य में या किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है या चुनाव आयोग चुनाव कराने में असमर्थ है, तब इसको बढ़ाया जा सकता है। ऐसे 6 माह तक ही अस्तित्व में रहता है, लेकिन अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है विशेष परिस्थितियों में। आगे देखते हैं अब परिणाम क्या होता है राष्ट्रपति शासन का। परिणाम स्वाभाविक ही है कि राज्य सरकार के सारे अधिकार जो हैं वो राष्ट्रपति में निहित हो जाते हैं। राज्य विधायिका की शक्ति संसद ग्रहण कर लेती है, और राज्य के निकाय या प्राधिकरण से संबंधित निकाय जो हैं वो निलंबित हो जाते हैं। जितनी भी राज्य की बॉडीज हैं या अथॉरिटीज हैं वो निलंबित हो जाती हैं। विधानसभा पे क्या अधिक इसका फर्क पड़ता है आपके राज्य आपातकाल का या राष्ट्रपति शासन का। इसमें जो है विधि का अधिकार वो राष्ट्रपति या उसने जिस उल्लिखित प्राधिकारी का जिक्र किया है उसको प्राप्त हो जाता है। दूसरा, अगर संसद का सत्रावसान है, अगर संसद सत्र में नहीं है, तो उस राज्य के लिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। सो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अगर संसद सत्र में नहीं है उस राज्य के लिए तब। और तीसरा है कि संचित निधि जो है राज्य की संचित निधि, वो भी राष्ट्रपति के अंतर्गत आ जाती है। अगर लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो संचित निधि भी राष्ट्रपति के अंतर्गत आ जाती है। अध्यादेश भी राष्ट्रपति जारी कर सकता है उस राज्य के लिए, और विधि का अधिकार तो राष्ट्रपति या उसके उल्लिखित प्राधिकारी को प्राप्त हो ही जाता है। अभी तक आर्टिकल 356 का प्रयोग 100 से ज़्यादा बार हो चुका है, और इसे 1951 में सबसे पहले पंजाब में लगाया गया था। और राष्ट्रपति शासन भी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है, इसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। सो इसे याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अब देखते हैं डिफरेंस क्या होता है राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन में। राष्ट्रीय आपातकाल को युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू किया जा सकता है, और राष्ट्रपति शासन को संविधान के अनुरूप कार्य न करने पर लागू किया जा सकता है। राज्य की जो विधायी और प्रशासनिक शक्ति है वो केंद्र के पास आ जाती है राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में। राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में कार्यपालिका बर्खास्त हो जाती है, और राज्य विधायिका या तो निलंबित होती है या विघटित हो जाती है। संसद द्वारा राज्य विषयों पर कानून स्वयं बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन में विधि बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को या उसके द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी को प्राप्त हो जाता है। जनरली इसमें राज्यपाल को यह शक्ति दे दी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रीय आपातकाल प्रत्येक 6 माह के बाद में संसद की अनुमति से अनिश्चित काल तक जारी रखा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक 6 माह के बाद में उसका अनुसमर्थन जरूरी है संसद से, विशेष बहुमत से। ये भी याद रखिएगा, विशेष बहुमत से। और राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष तक तो 6 माह करके बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 1 वर्ष से 3 वर्ष तक उसको या तो किसी भी भाग में राष्ट्रपति शासन लागू हो, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, या
इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराने के समर्थ में असमर्थता जारी कर दी हो। सो दो कंडीशंस हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो या चुनाव आयोग ने चुनाव कराने से मना कर दिया हो। सो ये डिफरेंस था। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल में सभी राज्यों व केंद्र के बीच में संबंध परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में ही सिर्फ संबंध परिवर्तित होते हैं। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत घोषणा करने व जारी रखने संबंधी प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित होते हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया था आपको। इसमें सामान्य बहुमत से पारित होते हैं। ये मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन के माध्यम से मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राष्ट्रीय आपातकाल लोकसभा द्वारा वापस लिया जा सकता है। ये 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रावधान जोड़ा गया था, जबकि राष्ट्रपति शासन के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सो राष्ट्रीय आपातकाल को लोकसभा अपने आप अगर प्रस्ताव पारित कर दे उसको वापस करने के लिए, तो आराम से वो वापस हो जाएगा। अब देखते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम व निर्णायक होगा वित्तीय आपातकाल में, ऐसा कहा गया 38वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। लेकिन फिर इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से वापस ले लिया गया। 38वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही ये जोड़ा गया कि वित्तीय आपातकाल न्यायालय में प्रश्न योग्य नहीं होगा, लेकिन फिर 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे भी समाप्त कर दिया गया। सो इस तरीके से वित्तीय आपातकाल अगर लागू किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसकी भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अनुमोदन व समयावधि। उद्घोषणा के 2 माह के भीतर संसद की इसको अनुमति होती है, संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के द्वारा। ये अनिश्चित काल के लिए लागू रह सकता है। इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है और साधारण बहुमत द्वारा इसे लागू किया जा सकता है, इसका अनुमोदन किया जा सकता है। सो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसको के लिए 2 माह का समय चाहिए होता है उद्घोषणा के अनुसमर्थन के लिए। अनिश्चित काल के लिए इसको लागू किया जा सकता है, बार बार पारित करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसको, और साधारण बहुमत द्वारा। सो 2 माह के भीतर इसको संसद की अनुमति की जरूरत होती है, अनिश्चित काल के लिए लागू हो सकता है और साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। ये 3 चीज़ें याद रखिएगा। प्रभाव क्या पड़ता है? केंद्र की अधिकाधिक कार्यकारिणी का विस्तार सुनिश्चित होता है इसके माध्यम से। राज्य सेवा के जो सेवक होते हैं उनके वेतन में कटौती की जा सकती है। राष्ट्रपति राज्यों को निर्देश दे सकता है वित्तीय अनुशासन के संदर्भ में। केंद्र के जो सेवक हैं उनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। राज्य द्वारा जो पारित होने वाले सभी वित्त विधेयक हैं उनको राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित करना अनिवार्य हो जाता है राज्यपाल के लिए, संबंधित राज्य के। सो ये कुछ प्रभाव हैं वित्तीय आपातकाल के। सो इस लेक्चर में इतना ही था। धन्यवाद। और आप इसका जो 1 लाइनर वाला लेक्चर है वो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। धन्यवाद।